हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बायो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे आपके पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको साथ करते टॉपिक्स को कवर करते करते उन पीवाईक्यूज को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ इंक्लूड करेंगे सो दैट आपको रिवाइज करते हुए पढ़ते हुए अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और हम ये सारा प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एक 3D डायग्राम दिखाई दे रहा है। मे बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप में से जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते होंगे। दैट्स कम्प्लीटली ओके। आपको बहुत ज़्यादा कुछ बायो में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं आप तभी उसका क्लियर कर पाएंगे, बायो का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बायोलॉजी है जो हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आता होगा, जो नहीं आता होगा वो हम ऐड ऑन करके सीख जाएंगे। ओके, तो आपके सामने जो फिलहाल एक पिक्चर है, एक फोटो है, एक 3D डायग्राम है, दिस इज ऑफ अ सेल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपने 8th 9th 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है। सेल को बोला जाता है बेसिक, इट इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Why it is called basic structural and functional unit of life? स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का मतलब है हमारी बॉडी का, किसी भी लिविंग सिस्टम की बॉडी का, किसी भी लिविंग एंटिटी का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं किसी भी तरीके के, चाहे वो हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। दूसरी बात, उन्हीं सेल ने मिलके उस लिविंग सिस्टम को फंक्शनल बनाया है, इतना कैपेबल बनाया है कि वो सरवाइव कर पा रही है, हम सस्टेन कर पाए, हम इवॉल्व कर पाए और आज तक हम यहाँ पर पहुँच पाए। So it is known as basic structural and functional unit of life. Okay. अब सेल ने और क्या काम किए, सेल और क्या कर रहा है, सेल किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था 1665 में एक साइंटिस्ट ने, जिन साइंटिस्ट का नाम है बेटा रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, इट वाज बेसिकली अ डेड सेल। वाई डेड सेल? डेड सेल और लिविंग सेल दो चीजें हैं। डेड सेल इज समथिंग विच इज नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब आपको ये वर्ड सुनने में बहुत हेवी लग रहा होगा कि मेटाबॉलिक का मतलब क्या है। मेटाबॉलिक का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, किसी भी लिविंग सिस्टम में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में उनको बोला मेटाबॉलिकली एक्टिव या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो सेल जिसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं विल बी नोन एज मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, और वो लिविंग सेल होगा। डेड सेल में इसका मतलब वो सारी कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ना वो रेस्पायर कर पा रहा है, ना वो ब्रीथ कर पा रहा है, ना उसमें डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था इट वाज अ डेड सेल, और उन्होंने बोला था कि कोई भी जो सेल है जो उन्होंने डिस्कवर किया था वो एक हनी कॉम्ब शेप का है। कैसा है बेटा? हनी कॉम्ब। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जैसे सेल्स होते हैं, एक लिटिल रूम भी बोला उन्होंने उसको। क्या बोला? लिटिल रूम। ठीक है, रूम बोलो कंपार्टमेंट बोलो, क्यों बोला उन्होंने रूम और कंपार्टमेंट? बिकॉज इट वॉज एनक्लोज्ड। क्यों एनक्लोज था? एनक्लोज का मतलब क्या है? सारी तरफ से बंद था, ढका हुआ था, कवर्ड था। उसके अंदर बाहर आउटलेट नहीं था कि कोई भी चीज मटेरियल एनवायरमेंट के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद हम बात करेंगे, कि सेल किसने डिस्कवर किया, हमने ये पता किया। सेल, उसके बाद सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी कि सेल कितने तरीके के हैं और क्यों उनको डिफरेंशिएट किया गया है दो अलग अलग तरीके के सेल में। ठीक है, तो बेसिकली बेटा दो तरीके के सेल हैं जो मिलते हैं लिविंग सिस्टम में अंदर। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को हमने बोला यूकैरियोटिक सेल। टू टाइप के सेल है बेटा, टू टाइप ऑफ सेल। ठीक है, one is prokaryotic cell and the another one is eukaryotic cell.
अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको सुनने में बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी साइंस है, ये कोई साइंस नहीं है। प्रो का मतलब है जो सबसे पहले आया था, प्रो का मतलब ये समझ के चलो आप जो पहले आया था, जो पहले आया था वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ होगा, वो बहुत ही सिंपल सेल होगा, बहुत ही बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता होगा, दैट वाज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सच्चाई में जो वाकई में सेल कहलाने के लायक है। कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब है बेटा? न्यूक्लियस। और प्रो का मतलब क्या है? इमेच्योर या फिर बहुत अर्ली स्टेज में। कैरियोटिक का मतलब यहाँ पे कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो वो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस बहुत ही बेसिक स्टेज में था, बहुत ही इमेच्योर स्टेज में था, कि उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, वो बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उन सेल्स को हमने क्या बोला? प्रोकैरियोटिक सेल। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, नए सेल्स ने नया अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है, आने वाले टॉपिक्स में हम एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब है जब टाइम चेंज होने के साथ साथ किसी भी लिविंग एंटिटी ने अपने आप को चेंज किया। क्यों चेंज किया? ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। ठीक है, ओके। सो यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है ट्रू, एंड कैरियन का मतलब क्या था? न्यूक्लियस। तो वो सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? वो न्यूक्लियस जिसके पास क्या प्रेजेंट है? जिसके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब मैंने प्रोकैरियोट को पढ़ाते हुए क्या बोला था? मैंने ये बोला था न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जब न्यूक्लियस की ये बेसिक डिफरेंस है जिसने डिफरेंशिएट किया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जहां पर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, उसको हमने क्या बोला? उस न्यूक्लियस को हमने बोला न्यूक्लियोइड। क्या बोला? न्यूक्लियोइड। तो इसके पास तो ट्रू न्यूक्लियस है, पर इसके पास क्या है? न्यूक्लियोइड है। यानी जेनेटिक मटेरियल तो है, इंफॉर्मेशन तो है कि डिवाइड करके नया सेल क्या बनाना है, रिप्रोडक्शन कैसे करना है, सरवाइव कैसे करना है, उस सब की इंफॉर्मेशन तो है, पर वो इंफॉर्मेशन कहीं पर लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड का क्या मतलब है? आपको सामने जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आपके पास क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको? ये जो सेंटर की एंटिटी है, दिस इज न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं मैडम इसको? न्यूक्लियस। अब जो ये न्यूक्लियस है ये स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेल हुआ? यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है? यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है? चलो जल्दी से बताओ। तो जिसका आंसर है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो लेयर है, ये इसी को बोला है हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वी कॉल इट एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या था। प्रोकैरियोटिक वो जो पहले आए थे, इवॉल्व नहीं हुए, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं थी, और उनका सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं था। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रॉपर जगह पर एक प्रॉपर लोकेशन पे फिक्स्ड है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, चलो। अब जब हम बात करेंगे उसके बारे में, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल को। किसको पढ़ेंगे हम? यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने पढ़ ली थी, वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, ये क्या है? इनके पास क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। क्या है? ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? न्यूक्लियस के बाहर, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर सेल के बाहर की बात करेंगे तो हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, न्यूक्लियस के बाहर की बात करेंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो वी विल कॉल इट एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके,
अब यूकैरियोटिक के पास और ऐसा क्या है, यूकैरियोटिक के पास है 80s राइबोसोम्स। 80s राइबोसोम्स क्यों है बेटा, यहाँ से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी स्टेटमेंट में आपको बोल दिया कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास 70s राइबोसोम्स है, सो नो 70s राइबोसोम्स नहीं होते, उसके पास क्या है 80s राइबोसोम्स। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका ये क्वेश्चन होगा ये इसका क्या मतलब है। जैसे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर है, आप कैलकुलेट करने के लिए यूनिट को यूज करते हैं, वैसे ही राइबोसोम का एक यूनिट है जिसको हमने क्या बोला, एस बोला, को साइंस में स्वेडरबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, स्वेडरबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि एस का मतलब क्या है। आपको सिर्फ बेसिक सिंपल चीज पता होनी चाहिए कि राइबोसोम्स 80s किस में प्रेजेंट है, 70s किस में प्रेजेंट है। सो 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो हम वापस आ जाते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट है 80s राइबोसोम्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम है क्या। हम सबको पता है हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन्स है। हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। हम सब बेसिक डेली डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि प्रोटीन होना चाहिए डाइट में, विटामिन होने चाहिए डाइट में, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब विटामिन और प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में हो रही है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हम बाहर से डाइट में कंज्यूम करते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद से बनाने के लिए कैपेबल है। अब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट तो हमको एनी हाउ है ही है, ठीक है। तो जो प्रोटीन का बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है, जो सेल्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम बेसिकली वो सेल का पार्ट है, सेल की स्ट्रक्चर में एक ऑर्गेनली है। ऑर्गेनली का मतलब क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बेटा, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्रोटीन के सिंथेसिस का। क्लियर है, तो आपको यहीं से क्वेश्चन आ गया। अगर आपको किसी पॉइंट में लिखा हुआ है कि फंक्शन के ऊपर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिया है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनली है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन काम करता है, राइबोसोम्स काम करते हैं। उसके अलावा कौन काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एक और ऑर्गेनली है जो आपको यहाँ पर ये कर्ल दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब्स दिखाई दे रही, ये ट्यूब्स को हम बोलते हैं ईआर। ईआर क्या बोलते हैं, ईआर। ईआर की फुल फॉर्म क्या है, एंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या हुआ, सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल एंडो मीन्स अंदर, अंदर कहाँ, सेल के अंदर, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। एक ऐसा रेटिकुलम का मतलब होता है रेट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा जाल बनाने वाली ऑर्गेनली जिसका फंक्शन क्या है, जिसका फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, लिपिड्स की सिंथेसिस करना जो हमारे सेल की लेयर में होता है, लिपिड्स की सिंथेसिस करना, स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस करना। आप जितनी दवाइयाँ खाते हो, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उन सब ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन, उनका बॉडी से रिमूवल का काम भी किसका है, ईआर का है। पर ईआर आगे दो टाइप की होती है, वो हम नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस लेक्चर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ओके, अब हमने और क्या पढ़ना है, और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या है जो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए स्पेसिफिक है। और यूकैरियोटिक सेल्स के लिए स्पेसिफिक है कि हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वहां पर स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। क्लियर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज क्यों बोला, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज इसलिए बोला क्योंकि वो लोकलाइज है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये दिख रही है, ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ये ऑर्गेनली है, इसकी मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गेनली है, इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ऑर्गेनली है, इसकी मेम्ब्रेन है।
तो जो जैसी हर ऑर्गेनली के बाहर क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मेम्ब्रेन का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन होता है, आउटर बोलो या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको सेपरेट करना, सेपरेशन प्रोवाइड करने को क्या बोला है, ये सबसे काम किसका है, मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी हो सकती है। दूसरा काम क्या है बेटा, दूसरा इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, शेप को मेंटेन रखना, सेल की शेप को मेंटेन रखना इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब सेल की शेप को मेंटेन करने की जरूरत क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट क्यों करना है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्यों सेपरेट करना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का मतलब है एक बीच में बैरियर है, जैसे घर की दीवार है वैसे ही एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि बाहर से अंदर कोई एक्सेस मटेरियल नहीं आएगा, अंदर से फालतू की चीज कोई भी बाहर नहीं जाएगी। तो वो बैरियर का काम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम किसने किया, मेम्ब्रेन ने। क्यों, अब हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कोई माइक्रो प्रेजेंट है, अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, सेल को हार्म कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, टूट जाएगा, फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर, ओके। उसके बाद है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम, जनरली प्रोटेक्शन जो कंसीडर होता है दैट इज कंसीडर्ड अगेंस्ट द मैकेनिकल बैरियर या मैकेनिकल इंजरी से अगेंस्ट में। अब मैकेनिकल इंजरी का मतलब क्या है, मैकेनिकल इंजरी का मतलब होता है कि कोई भी, मानो फॉर एग्जांपल अब प्लांट है या कोई भी एनिमल है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो किसी भी खतरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आप कभी भी क्या करते हो कि अपने पौधा या कोई भी पेड़, फूल तोड़ दिया, पत्ता तोड़ दिया, कुछ भी तोड़ दिया, हवा चल पड़ी, बारिश आ गई, बूंदे, अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के। अगर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई सेल है दैट मीन्स उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है ताकि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उसको ब्रेक डाउन ना कर पाए, उसको रप्चर ना कर पाए, उसको तोड़ ना पाए। ठीक है, क्लियर, ओके। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे काम क्या है उनका, तीसरा इंपॉर्टेंट काम है शेप को मेंटेन करना। शेप को क्यों मेंटेन करना है, शेप को मेंटेन करना, रिजिडिटी इसलिए प्रोवाइड करना है क्योंकि अगर शेप प्रॉपर होगी तो कॉम्पैक्टली पैक होंगे। सेल जब अच्छे तरीके से पैक होंगे तो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू होगा तो ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये हायरार्की भी बेसिक है बट आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सेल है, सेल ने मिलकर क्या बनाया बेटा, टिश्यू, टिश्यू ने क्या बनाया, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन, ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है ये बात, क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। और उसी ऑर्गन सिस्टम के इंटरेक्शन से, एक दूसरे को सपोर्ट करने से, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करने की वजह से कोई भी लिविंग सिस्टम सर्वाइव कर पा रहा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेम्ब्रेन का फंक्शन क्लियर है, मेम्ब्रेन के फंक्शन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी उसमें नहीं कर, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, हम अब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और क्या पता होना चाहिए आपको, यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल की हर ऑर्गेनली जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, हर सेल ऑर्गेनली को अपना स्पेसिफिक फंक्शन फिक्स करके प्रोवाइड कर दिया गया है कि ये ऑर्गेनली ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है जिसका काम क्या है, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे आपके घर में बिजली आती है, ठीक है, वैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा, ठीक है, पावर हाउस क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। ये 3D स्ट्रक्चर था, उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर और दिखा देती हूँ।
प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर में क्या आएगा? तो अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा वो जिसके न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सी, जो आपको ये जिगजैग करके सारा मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सारा मटेरियल, इसके बाहर कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इस पूरे कंटेंट को, जो ये आपको ऐसे जिगजैग करके दिखाई दे रहा है, जो कर्ल पैक्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कोई भी ऐसा जीन, ऐसा मटेरियल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। किस चीज की इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है कि नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी, जो नए सेल्स बनेंगी, जो डॉटर सेल्स बनेंगी, अभी डॉटर और सन वाला डॉटर नहीं है, ये डॉटर है। डॉटर का मतलब है जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, जनरेशन के जो सेल बनेंगे, उनके लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो कौन प्रोवाइड करता है? जेनेटिक मटेरियल। सो आप लिख सकते हो, कंटेन्स इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट जनरेशन के लिए जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला? जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दो तरीके का होता है, देखो जाना। ठीक है, ये कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स का है। कौन कौन सा टू टाइप? फर्स्ट और मोस्ट कॉमन टाइप है वो है डीएनए, और सेकंड है आरएनए। अब डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म लर्न करना, पहली बात। दूसरी बात ये कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली जो मेजोरिटी ऑफ सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के अंदर क्या होता है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्या होता है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जबकि अगर हम बात करें प्लांट्स की या हम बात करें एनिमल्स की, तो मेजॉरिटी में क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। क्लियर है ये बात? जेनेटिक मटेरियल क्या है? ऐसा मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, किस लिए? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट जनरेशन को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? उसको ये बताने के लिए कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, उसको सर्वाइव कैसे करना है, या उसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनीज होंगी। क्लियर है? ओके ठीक है। जेनेटिक मटेरियल हमने दो तरीके के पढ़े, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ओके अब हमने ये क्लियरली देख लिया, क्लियरली उसमें दिख रहा है आपको कि इसके पास कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अच्छा, ये उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ये किस चीज का डायग्राम मैंने क्या बना दिया? ये है एक बैक्टीरिया का डायग्राम। और बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। ओके तो ये सेंटर में क्या था? जेनेटिक मटेरियल था जिसके पास क्या है? कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और उसको क्या बोलते हैं हम? इट हैज न्यूक्लियोइड। इट हैज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियर, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? ओके इट हैज न्यूक्लियोइड। सेकेंड, और इसके पास क्या है? अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या है? 80s राइबोसोम्स है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या है? इट हैज 70s राइबोसोम्स।
इट हैज 70s राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करना। ओके, व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा क्या चाहिए? अब देखो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज नजर आ रही है आपको? आपको कहीं से भी ये पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन है स्पेसिफिक? ठीक है, नहीं। तो दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज, यानी उनके पास ऐसी कोई भी ऑर्गेनीज प्रेजेंट नहीं है जिनके पास स्पेसिफिक मेम्ब्रेन हो, क्योंकि अगर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होगी तो उनका स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होंगे। अब देखो ये सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर, कोई जेनेटिक मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, किसी भी ऑर्गेनीज के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कोई फंक्शन परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, चलो चलो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में और सिमिलैरिटीज के बारे में, दोनों के बारे में। पॉइंट्स में बुलेटिन्स में लिखा हुआ है, आपको देख के सिर्फ इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बात की है? उन्होंने, मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि वो बहुत पहले डेवलप हुआ था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो दे आर जनरली स्मॉल एंड सिंपल। स्मॉल एंड सिंपल का मतलब क्या है? साइज भी कंपैरेटिवली छोटा है। कितना छोटा है? 0.125 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, दिस इज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है बेटा? यूनिट है। किस चीज की यूनिट है? साइज को कैलकुलेट करने, डीएनए या किसी भी जेनेटिक मटेरियल के या सेल के साइज को कैलकुलेट करने के लिए या उसको मेजरमेंट के लिए जिस यूनिट को हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज माइक्रोमीटर। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है दे आर कंपैरेटिवली लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स। व्हाई दे आर कॉम्प्लेक्स? बिकॉज उनके पास अब वो इतने एडवांस टाइम पे जनरेट हुए हैं, इतना एडवांस होकर इवॉल्व हो गए हैं कि उनके पास अलग अलग तरीके की ऑर्गेनलीज है, उनके पास अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं, वो अपनी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हैं कि बॉडी चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडवर्स कंडीशंस में भी सरवाइव कर पा रही है। अब एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या है? एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या? मौसम आजकल बहुत खराब चल रहा है, कुछ नहीं पता कब एक्सट्रीम गर्मी चल रही है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई हो गया, बारिश आ गई, एक्सट्रीम टेम्परेचर लो हो गया, ठंड बहुत ज्यादा होगी। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में, चाहे वो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो चाहे वो लो टेम्परेचर हो, ठंड हो या गर्मी हो, दोनों में ही सरवाइव करने में हेल्प कौन कर रहा है? उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, अब दे आर लार्ज इन साइज, दैट मीन्स दे आर 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज। साइज का डिफरेंस याद करना, दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर लार्ज इन साइज। ओके, नेक्स्ट, दे आर जनरली यूनिसेल्युलर एंड दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ओके, अब हम बात करते हैं कि यूनिसेल्युलर क्या होता है, मल्टीसेल्युलर क्या होता है। यूनि का मतलब क्या होता है बेटा? यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, जहां पर सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होगा। जहां पर सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होगा, वी विल कॉल इट एज यूनिसेलुलर। अब सारे फंक्शंस का मतलब क्या है? सारे फंक्शंस का मतलब है वो रेस्पायर भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, सारे प्रोसेस वही कर रहा है, डिवीजन भी वही कर रहा है। ठीक है, सो वी कॉल इट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल बैक्टीरिया का भी आता है बेटा। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल ईस्ट का भी आता है, जो कि एक तरीके की फंगस है, जिसको बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको बेकर ईस्ट? बेकर ईस्ट क्यों बोला बेकर ईस्ट, बताओ? बेकर से पता लगा बेकरी इंडस्ट्री में यूज हो रही है। बेकरी इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? बेकरी इंडस्ट्री में आपका केक बनता है, पेस्ट्रीज बन रही हैं, आप डो खा रहे हो, आप ब्रेड खा रहे हो, आप बन खा रहे हो। ठीक है, सबके सब अलग अलग चीजें बेकरी के प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, उन सब बेकरी के प्रोडक्ट्स में एक वाइट कलर का पाउडर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट पाउडर। अब ईस्ट क्यों यूज हो रही है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ईस्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ डो। इट
increases the volume of dough. डो का मतलब क्या होता है? आटा. अब वॉल्यूम ऑफ डो इंक्रीज, जब भी हम घर में भटूरा बनाते हैं कुछ तो इनो वगैरह जो डालते हैं, ईस्ट जो डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं? वो इसीलिए डालते हैं ताकि उसका फ्लफी हो, सॉफ्ट हो, वो उसमें CO2 पास हो जाए. वो फ्लफी क्यों हुई है? आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बिल्कुल थियरी. ब्रेड के अंदर जो होल्स होते हैं, ठीक है, आप चीज खाते हो, चीज के अंदर जो होल्स होते हैं, जितना ज्यादा बड़े होल्स होंगे किसी भी चीज में, और चीज की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी और वो उतना ही कॉस्टली चीज होगा. ठीक है. वैसे ही इसका काम क्या है? इसका काम क्या था? वॉल्यूम डो की इंक्रीज करना. क्यों इंक्रीज हुई है? बिकॉज कौन सी गैस रिलीज हुई है? CO2 रिलीज. CO2 रिलीज हुई जिसकी वजह से क्या हुए? होल्स हुए. क्लियर है ये बात? ओके. अब आपके लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से ईस्ट के सेल्स ने CO2 को रिलीज किया? जल्दी बताओ कौन सा प्रोसेस हुआ? एक प्रोसेस का नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन. इसी फर्मेंटेशन से आपकी अल्कोहल भी बनती है, बियर भी बनती है. इसी फर्मेंटेशन से आपके बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. अब जहां पर एनवायरनमेंट में CO2 रिलीज हो रही है, वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होगा. अब इसका मतलब क्या है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा कि CO2 की प्रेजेंस में होगा? CO2 की प्रेजेंस में. और CO2 ही रिलीज हो रही है इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में. क्लियर है? ओके. चलो ठीक है. अब आगे हम किसकी बात करेंगे? अब आगे हमने बात की यहाँ पे न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियस इज एब्सेंट क्यों बोला है? न्यूक्लियस एब्सेंट इसलिए बोला है क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट नहीं है. जबकि इफ वी विल टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ठीक है, पूरा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. क्लियर? यहाँ पर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर डीएनए प्रेजेंट है. सर्कुलर डीएनए का मतलब क्या है? सर्कुलर डीएनए का मतलब यह है ऐसे ऐसे स्ट्रैंड बने हुए हैं, ऐसे स्ट्रैंड बना हुआ है, इसी स्ट्रैंड पे दूसरा स्ट्रैंड बना हुआ. ठीक है, इसको हमने बोला सर्कुलर डीएनए. सर्कुलर डीएनए. और इसके अलावा कैसे समझ सकते हो आप सर्कुलर डीएनए को? डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे जिगजैग पोजीशन में होता है. ठीक है. अब इसी के साथ स्ट्रैंड्स ऐसे बने हुए हैं. ठीक है. तो ये क्या है? सर्कुलर डीएनए. अगर हम बात करेंगे लीनियर डीएनए की, तो लीनियर डीएनए कैसे होगा? एक स्ट्रैंड ऐसे डीएनए का और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे डीएनए का. जैसे रस्सी के अंदर रस्सी के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉइल्ड होते हैं. वैसे लीनियर डीएनए होता है. और जब उसको मल्टीपल टाइम्स रोल करने के बाद जब आप बहुत ज्यादा ऐसे सर्कल बन जाते हैं, तो दैट इज नोन एज सर्कुलर डीएनए. तो प्लीज याद रखना कि लीनियर डीएनए किसमें है और सर्कुलर डीएनए किसमें है. ठीक है. ओके. अब आपके पास आगे एक टर्म आ रही है जिसको हमने लिखा हुआ है सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम. प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल क्रोमोसोम है, जबकि यूकैरियोट्स के साथ पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट क्या है और क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट क्या है? ठीक है. सिंगल का मतलब है पूरी. अब सेल एक है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल बहुत सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है, ना के बराबर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है. एक ही क्रोमोसोम का मतलब क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल था उसने अपने आप को जब कॉम्पैक्ट किया, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, उसको एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में डिवाइड करना होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पे जो सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेल का जेनेटिक मटेरियल अपने आप कॉम्पैक्ट फॉर्म बना लेता है. कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब क्या है? अपने आप को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेता है. कैसे अरेंज कर लेता है? ऐसे. ठीक है. इसको हमने बोला क्रोमोसोम. क्लियर है? ओके. अब आपको कंसेप्ट समझना है. ये क्रोमोसोम समझ में आ गया? क्रोमोसोम का मतलब क्या है? जो पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जिगजैग फॉर्म में एंटेंगल्ड एक दूसरे के अंदर फंस के था, अब उसने सेल को डिवाइड करने से पहले क्या किया? अपने आप को अरेंज कर लिया. किसमें अरेंज कर लिया? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. ओके.
अब जो क्रोमोसोम्स में जो अरेंजमेंट हुई उसके बाद आपके लिए एक नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है बेटा, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड किसके केस में? हैप्लॉइड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड डिप्लॉइड, पेयर्ड डिप्लॉइड लिखा हुआ है। डिप्लॉइड और पेयर डिप्लॉइड में डिफरेंस होता है, पर आपके लिए डिप्लॉइड क्रोमोसोम और हैप्लॉइड क्रोमोसोम का कंसेप्ट समझना जरूरी है अभी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या है? अगर इतना साइज का, ठीक है, इतने साइज का सेल के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल सेट प्रेजेंट है तो वी कॉल इट एज हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एक प्रॉपर शेप का, प्रॉपर लेंथ का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट है तो वी कॉल इट एज हैप्लॉइड। और अगर मैं सेम साइज का, अगर मैं दूसरा क्रोमोसोम बना दूंगी तो वी कॉल इट एज, अब यहाँ पे दो कॉपी प्रेजेंट है सो वी विल कॉल इट एज डिप्लॉइड। एंड डिप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n, और हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? हैप्लॉइड सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो n प्लस n 2n बन गया। ठीक है, डिप्लॉइड यानी अगर एक पर्टिकुलर साइज का, एक पर्टिकुलर शेप का दो कॉपी प्रेजेंट है क्रोमोसोम की तो वी कॉल इट एज डिप्लॉइड सेल। अब ऐसा नहीं होगा कि एक की एक कॉपी प्रेजेंट है, दूसरे की एक कॉपी प्रेजेंट है, बीच में मिसिंग हो गया फिर दो कॉपी प्रेजेंट, नहीं। अगर डिप्लॉयड है तो सभी क्रोमोसोम की दो कॉपी प्रेजेंट होंगी, अगर हैप्लॉयड सेल है तो सभी क्रोमोसोम का सिर्फ सिंगल ही सेट प्रेजेंट होगा। सो आई होप हैप्लॉयड डिप्लॉयड का कंसेप्ट क्या होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो उसके बाद पर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है? कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन अकर्स बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली, आप सोचोगे यूनिसेलुलर सेल है, सिंगल सेल प्रेजेंट है, रिप्रोडक्शन कैसे होगी? सिंगल सेल अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, स्प्लिट करेगा तो दो डॉटर सेल्स बनाएगा। ये दो डॉटर सेल्स, जो नए सेल्स बनेंगे टूटने के बाद, स्प्लिट होने के बाद जो दो नए सेल्स बने, ये दो नए सेल्स नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे, तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वी कॉल इट एज, क्या बोलेंगे जल्दी बोलो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर दो ऑपोजिट सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का रिक्वायरमेंट होगा, वी कॉल इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर सिंगल सेक्स, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, इट कुड बी मेल, इट कुड बी फीमेल, इट इज नोवेयर रिटन इन द बुक्स की स्पेसिफिकली कोई मेल है या फीमेल है, वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो जहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होंगे, इट विल बी नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यस, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सिंपल थे, बहुत स्मॉल साइज के थे, बट स्टिल दे डू रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ओके, नाउ द सेल डिविजन बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज किया जाता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब जब कोई पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल स्प्लिट होके, डिवाइड होके दो नए सेल्स में बना तो वी कॉल इट एज बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे उसको? बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब टूटना। इसी के साथ एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज नोन एज फ्यूजन। जब एक चीज टूटती है तो वी कॉल इट एज फ्यूजन। जब एक चीज, दो चीजें जुड़ के एक चीज बनाई तो वी कॉल इट एज फ्यूजन। ठीक है, ओके। इसके एग्जाम्पल्स गिवन है बेटा, बैक्टीरियाज हैं, आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, जर्नली यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं दे डू प्रोड्यूस वाया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेल्स डिवाइड बाय, जहां पर सेल्स में डिवीजन बाइनरी फिजन से हो रहा है, एक सेल बेसिकली स्प्लिट करके दो नए सेल्स बना रहा है, वहीं पर माइटोसिस हो रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में। अब बोलोगे कि माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस का मतलब भी यही होता है, एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल्स बनाए। एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरीके की डिवीजन होती है। एक डिवीजन को हमने बोला है, एक डिवीजन को हमने बोला है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? एक
सिंगल पेरेंट ने डिवाइड करके एक बारी में 2 सेल्स बनाए तो वी कॉल इट एज माइटोसिस। अगर एक सेल ने डिवाइड कर कर 4 नए सेल्स बनाए तो वी कॉल इट एज मियोसिस। और मियोसिस कहाँ पर होती है? मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। कहाँ होती है बेटा? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बोलो या रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें होती है। सो इट बेसिकली अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली। रिप्रोडक्टिव सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या है? एक सेल ने स्प्लिट करके 4 नए सेल्स बनाए तो हमने मियोसिस बोला। एक सेल ने स्प्लिट करके 2 नए सेल्स बनाए तो हमने उसको माइटोसिस बोला। क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट सेल, एनिमल सेल और ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके दे ऑल आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़े थे डिफरेंसेस बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हमको पढ़ना है कि सिमिलैरिटीज भी हैं इनके बीच में कुछ। क्या सिमिलैरिटी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? बाहर बाउंड्री, सेल की बाउंड्री। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग चीजें हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है दोनों के अंदर। मैट्रिक्स एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या क्या पढ़ा था हमने? प्रोकैरियोट्स के पास 70s राइबोसोम है और यूकैरियोट के पास कौन सा राइबोसोम है बेटा? 80s राइबोसोम्स। और दोनों के पास क्या है? डीएनए। डीएनए बोले तो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हमने क्या बोला? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है।